एक ऐसी कहानी जो कभी किसी ने सुनी ना हो। ऐसी ही कहानी खोजने के लिए वो इस गांव में अकेला रह रहा था। काश कुछ ऐसा मिल जाए जो इस दुनिया को हिला कर रख दे। सारे गांव को ये बात पता थी और फिर एक रात जयेश दास के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता है? जी आप? नमस्ते बाबू, मेरा नाम संत राम है। मैं इस गांव से गुजर रहा था जब ये जोर की बारिश होने लगी। मेरे पास कोई गाड़ी या छाता भी नहीं है। क्या मैं कुछ देर आपके घर पर रुक सकता हूँ? हाँ, आ जाइए। आप तो पूरी तरह भीग गए हैं, कहीं ठंड ना पकड़ ले आपको। शुक्रिया बाबू, आप बड़े दिलदार हैं। कुछ देर बाद संत राम और जयेश बातें करने लगे। लगता है आप लेखक हैं। हाँ। तो क्या लिख रहे हैं आप? क्या बताऊं संतराम जी, कोई अच्छी कहानी ही नहीं मिल रही। ऐसे कैसे हो सकता है? ये गांव तो कहानियों का भंडार है। तो आप ही बता दीजिए कोई। जरूर जरूर, पर एक शर्त है। वो क्या? मैं कहानी बिना रुकावट के सुनाना चाहता हूँ। आप बीच में सवाल नहीं करेंगे और ना ही यहाँ से उतर कर कहीं जाएंगे। मंजूर है? हाँ, आखिर लेखक हूँ, कहानियों की इज्जत करना मुझे आता है। तो सुनिए फिर, बड़ी भयानक कहानी है। आशा करता हूँ आपका दिल मजबूत हो। इस गांव में करीब 30 साल पहले एक अजीब हादसा होने लगा था। बात उस सड़क की है जो इस गांव से पहाड़ियों तक जाती है। उन दिनों कई लोग जो इस सड़क से गुजरते वो लापता हो जाते। गुमशुदा लोग मर्द होते और वो भी शादीशुदा। जब करीब 20 मर्द इस तरह लापता हुए तब ये बात गांव के सरपंच की नजर में आई। हमें लगता है ये किसी जानवर का काम है, पर कोई जानवर सिर्फ हट्टे कट्टे मर्दों को क्यों ले जाएगा? सरपंच जी, मुझे लगता है कि ये किसी डाकुओं की टोली का काम है। शायद वो उन लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए उठा ले जाना चाह रही है। हो सकता है भीमा, हमें पहरा देना होगा। तुम इस रास्ते का पहरा दो, ठीक है? जी सरपंच जी। भीमा ने उस सड़क पर पहरा बढ़ा दिया। अगले दिन वो वहाँ से अकेला गुजर रहा था। तभी वो क्या है? बहन जी, आप कौन हैं? इस तरह जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ चलिए। मेरा पति वो मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ बहुत खतरा है, पर हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। किस तरफ गए हैं वो? आइए मेरे साथ। यहाँ है आपके पति। उसे छोड़ो, आप हो ना? ये अब क्या कर रही हैं? ये अब क्या कर रही हैं? फिक्र मत करो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। ये तो भीमा की तलवार और ढाल है। शायद उन्हें कोई उठा ले गया है। हे प्रभु, अब क्या होगा इस गांव का? सरपंच ने फिर उस सड़क को बंद करने का आदेश दिया। सड़क बंद हो गई और वहाँ वो हादसे होने रुक गए। इस तरह लेखक जयेश दास संत राम की कहानी में बड़े मशगूल थे, पर उस वक्त खिड़की के बाहर अचानक से एक बहुत बड़े काले साए को देखकर जयेश दास दंग रह गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर संत राम की शर्त को याद करके वो चुप रह गए। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। असल में वो औरत एक डायन थी।
और डायनों में भी वो सबसे ताकतवर थी और शैतानी ताकत से भरी हुई थी। कहते हैं कि वो अपना रूप भी बदल सकती थी। कभी कभी वो एक बड़ी सी चिड़िया बन जाती, काफी बड़ी चिड़िया जो एक घोड़े से भी बड़ी होती है, और अपने तेज और मजबूत पंजों से वो पूरे के पूरे आदमी को उठा ले जाती है। दूर पहाड़ों पर उसका घर था जो एक घोंसला था। इस घोंसले में वो और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उन आदमियों को वो वहां ले जाती और पूरा परिवार उस बेचारे आदमी को अपने चोंच से नोच नोच कर खा जाता। तो ये थी डायन की कहानी। क्या ये तुम्हारी किताब के लिए ठीक है? कहानी तो ठीक है, पर वहाँ बाहर आपके पीछे वो काला साया। तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे ये सब पता कैसे चला? कैसे पता चला? आपको आप कौन हैं? आओ बताता हूँ। क्या करूँ, अब सड़क भी बंद कर दी है और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब तुम वो? हाँ, मैंने कहा था ना कि डायन रूप बदल सकती है और वो उसका रूप ले लेती है जो उसके शिकार को सबसे ज्यादा देखना होता है। तुम्हें तो यही देखना था ना कि कोई तुम्हारी कहानी सुनाने वाला तुम्हें मिल जाए। तो कहो कैसी लगी कहानी? और डायन के परिवार ने एक और शिकार बना लिया। जयेश दास ने एक अद्भुत कहानी तो सुनी, पर वो उसे कभी लिख नहीं पाया। अली का परिवार मुंबई में रहता था। अली के पिता अब्दुल सऊदी अरेबिया में काम करते थे। आज वे जहाज द्वारा सऊदी अरेबिया जा रहे थे। बाय बाय अब्बू। बाय बाय बेटा, अब सीधे 6 महीने बाद लौटूंगा। उस रात जब अली और उसकी माँ सो रहे थे तो अचानक अली का फोन बजा। हेलो। हाँ अब्बू। बेटा, मैं यहाँ जहाज पर हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ खूनी अली बेटा। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अब्बू जिस जहाज से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं वहाँ जरूर कुछ हुआ है। अब्बू का फोन भी नहीं लग रहा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से, रात के 2 बज रहे हैं। अली पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले सो रहे थे। सर, मेरे पिता भी 3 घंटे पहले मुंबई से सऊदी अरेबिया के लिए जहाज से रवाना हुए थे। सर, आप सुन रहे हैं या नहीं? सुबह आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये सोने का टाइम है। सर, मेरे पिताजी की जान खतरे में है। कहा ना, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें ही लॉकअप में बंद कर दूंगा। पुलिस वाला अली की नहीं सुनता। सुबह अली के पास एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता ने जहाज से समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। अली दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की हत्या की रिपोर्ट लिखाता है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी? मेरे पिता जब यहाँ से गए थे तो बहुत खुश थे। वो सुसाइड क्यों करेंगे? मैं हत्या का केस दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि उस जहाज पर मौजूद बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं और वहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की होगी। अब जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अली समझ गया कि पुलिस से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। पुलिस मदद करे या ना करे, लेकिन मैं अब्बू की हत्या का राज जानकर ही रहूंगा। अम्मी, मैं आज ही उस जहाज से सऊदी अरेबिया जाऊंगा और देखूंगा कि उस जहाज पर क्या होता है। बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी?
माँ, अगर मैं अब्बू की हत्या का राज नहीं पता लगा पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे उस जहाज पर जाना ही होगा। अली सऊदी अरेबिया का टिकट खरीदकर जहाज पर पहुंच जाता है। अली के केबिन में एक सर्विस गर्ल नाश्ता पहुंचाने आई। अली ने देखा कि सर्विस गर्ल के पैर उल्टे हैं। लीजिए सर, आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। डर के मारे अली की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। लड़की जब चली गई तो अली ने पूरे जहाज का नक्शा देखा। अचानक उसे अपने केबिन के बाहर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अली तुरंत बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके अब्बू जो घायल हैं, उनके माथे और चेहरे पर चोट है। किसी से माफी मांग रहे हैं, लेकिन सामने कोई भी नहीं है। अब्बू, अब्बू, आप किससे बात कर रहे हैं? आप जिंदा हैं? लेकिन अब्दुल अली की सुन ही नहीं रहा था। अब्दुल किसी से डरकर सीढ़ियों की तरफ भागता है। अली उसके पीछे पीछे जाता है। अब्बू, मेरी बात सुनिए। मैं आपका बेटा अली हूँ, मेरी बात सुनिए। अब्दुल जहाज की छत पर पहुँच जाता है और सीधे समुद्र में कूद जाता है। रुकिए अब्बू, ये सब क्या हो रहा है? तभी जहाज की छत पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है। मेरी मदद करो, वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। कहा ना, मेरी मदद कर। अली अपनी जेब से लाइटर निकालता है और चुड़ैल के कपड़ों में आग लगा देता है। यहाँ हो रही घटनाएं जरूर मुझे कुछ बताना चाहती हैं। किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो जहाज पर हमेशा मौजूद रहता हो। अली जहाज के कप्तान के केबिन में जाता है और उसे अपने पिताजी अब्दुल के बारे में बताता है। अच्छा, तो अब्दुल तुम्हारे पिता थे? एक दो बार मैं उनसे मिला था। सऊदी अरेबिया में एक ग्रुप काम करता है, माफ करना, करता था, जो मुंबई से लड़कियों को उठाकर सऊदी अरेबिया ले जाता था और वहां उन्हें बेच देता था। तुम्हारे पिता उसी ग्रुप में शामिल थे। मैं भी उसी ग्रुप में शामिल था। लेकिन अब सब मारे जा चुके हैं। एक बार हम जिन लड़कियों को मुंबई से चुरा कर ला रहे थे, उनमें से 5 लड़कियों ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन लड़कियों की आत्माओं ने इस जहाज पर मौजूद एक एक आदमी को मार डाला। इस जहाज पर केवल तुम ही जिंदा इंसान हो, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगे। अचानक 5 लड़कियों की आत्मा वहां आती हैं और अली की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन अली पहले से ही तैयारी करके आया था। उसने पूरे जहाज के किनारे किनारे मिट्टी का तेल फैला दिया था। वो दरवाजे से बाहर भागता है और जहाज पर जलता हुआ लाइटर फेंककर जहाज से समुद्र में कूद जाता है। इस तरह अली भूतिया जहाज को खत्म करके अपने घर लौट जाता है और पूरी कहानी अपनी अम्मी को सुनाता है। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के 3 रास्तों को चुड़ैल के 3 रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। सूरज ढलने के बाद अगर इस 3 रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल के 3 रास्ते से। चुड़ैल का 3 रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो 3 रास्ता है, वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ तांडव कर रही है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश 3 रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे! अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है,
शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। सारा दिन सूरज गांव घूमता रहा। वो उस 3 रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला 1 हफ्ता सूरज ठीक समय पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना, और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। लगभग 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक। लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, ये मेरे दादाजी का गांव है। कुछ दिन हुए उनके पास यहाँ मैं रहने आया हूँ। अच्छा है। तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस 3 रास्ते में आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा के मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। अच्छा, तो बताओ मुझे चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी, राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस 3 रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस 3 रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस 3 रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था। लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देख सूरज डर गया और गांव की ओर भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे पे आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा, छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे 3 रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करता हुआ बैठा रहूंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दो उसे। पक्का करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन दिनकर अकेला 3 रास्ते पे गया। वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई, पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही समय में उस 3 रास्ते वाले मंदिर में भक्तों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने 3 रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा। इस बात को अब 40 साल बीत गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, पर अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है वो दहल जाता है। चुड़ैल के 3 रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था। मनकापुर नाम का एक गांव था जो मुर्गी पालन के लिए जाना जाता था। गांव भी रामपाल नाम का एक अंडे बेचने वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामपाल का बहुत बड़ा फार्म था। वो ट्रक में अंडे भरकर दुकानदारों के पास ले जाता था और उन्हें थोक के भाव में बेचता था। लो श्यामदास, 1000 रुपए हो गए तुम्हारे। रामपाल, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों को कहीं से चुरा कर लाए थे। बच्चे मैंने चुराए नहीं थे, मुझे मिले थे। और तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना? पैसे दो, मैं लेट हो रहा हूँ।
रामपाल जब घर पहुंचा तो उसका बेटा अर्जुन रामपाल से बोला, पापा आज अंडे कितने रुपए में बिके? आज पूरे 5000 के अंडे बिके हैं बेटा। पिताजी मेरे लिए इस बार एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे दीजिए। पापा अर्जुन को अगर मोटरसाइकिल दिला रहे हो तो मुझे भी एक स्कूटी दिला दो ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को दिलवा दूंगा। कल मैं राकेश के पास जाता हूँ, वो मोटरसाइकिल एजेंसी में काम करता है। रामपाल अगले दिन जब जंगल के रास्ते राकेश के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ अंडे पड़े हुए मिले। अरे ये अंडे रास्ते में कहाँ से आ गए? रामपाल एक अंडा उठाता है, लेकिन अंडा छूटकर धरती पर गिरता है और फूट जाता है। अंडे से जहरीला धुआं निकलता है और रामपाल के चारों तरफ फैल जाता है। एक प्रेग्नेंट चुड़ैल रोते हुए वहाँ आती है और रामपाल को कोड़े मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर से राकेश आ रहा था। राकेश ने देखा कि रामपाल किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अरे रामपाल भैया क्या हुआ? अकेले में किससे बात कर रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? वो चुड़ैल। तुम्हें चुड़ैल नहीं दिख रही क्या? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। राकेश रामपाल को अपने घर ले जाता है। राकेश, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। पता नहीं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे कोई आत्मा पकड़ लेती है। ऐसी बात है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसका नंबर ले लो, जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। अब बताओ कि किस काम से घर आना हुआ? रामपाल राकेश से बात करने के बाद घर लौट आया। उस रात वो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? क्या आज फिर कोई घटना हो गई? हाँ, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। उस रात रामपाल और उसकी पत्नी जब सो रहे थे तो अचानक उनके ऊपर अंडे गिरने लगे। ये क्या हो रहा है जी? कमरे से भागो! दोनों कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में एक भयानक चुड़ैल आती है। तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया 16 साल पहले। अचानक अर्जुन और पूजा दरवाजा खोल देते हैं। क्या हुआ माँ और पिताजी? कमरे में इतने सारे अंडे किसने फैला दिए और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बच्चों, तुम लोग जाकर सो जाओ। अर्जुन और पूजा जाकर सो गए, लेकिन रामपाल और उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। जब से बच्चे हमारे घर आए हैं तब से वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल ऐसा न हो कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। नहीं, वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतने सालों में कभी भी वो अर्जुन और पूजा को दिखाई ही नहीं दी। उस चुड़ैल का अर्जुन और पूजा से क्या कनेक्शन है? तुम अर्जुन और पूजा को घर लेकर आए और तभी से चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। तुम अर्जुन और पूजा को चुड़ैल से मत जोड़ो। चुड़ैल का हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक संयोग हो सकता है कि जब अर्जुन और पूजा को मैं घर लाया तो चुड़ैल भी पीछे पीछे हमारे घर में आ गई। तभी अचानक घर के अंदर से अर्जुन और पूजा की चीखने की आवाज आती है। मम्मी, पापा, बचाओ! रामपाल और उसकी पत्नी अंदर दौड़ते हैं। जब वे दोनों अर्जुन और पूजा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन और पूजा गर्दन तक एक बड़े से अंडे में बंद हैं। माँ, पिताजी, एक चुड़ैल हमारे कमरे में आई थी। उसने ही हमें अंडे में बंद किया है। हमें इन अंडों से बाहर निकालिए। हमारा दम घुट रहा है, हमें बाहर निकालिए। रामपाल हथौड़ी लेकर आता है और हथौड़ी से अंडों को तोड़ता है। तब अर्जुन और पूजा बाहर निकल पाते हैं। लगता है अब उस तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। रामपाल तांत्रिक को बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
कौन है तू? सामने आ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ओम ऐम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। तू सामने आ। क्या बिगाड़ा है रामपाल ने तेरा? क्यों इसे परेशान कर रही है? 16 साल पहले जंगल से इसने मेरे अंडे चुराए थे। ये दोनों बच्चे उन्हीं अंडे में से निकले हुए हैं। दुनिया वालों को ये रामपाल बताता है कि ये बच्चे जंगल में पड़े हुए मिले थे। तुम कहना चाहती हो कि दोनों अंडे तुम्हारे थे? हाँ, वो अंडे मेरे थे। हम चुड़ैल सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। हमने इन्हें बड़ा किया, हम इन्हें प्यार करते हैं। इन्हें हमसे मत छीनो। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ। और मैं भी। ठीक है बच्चों, और तुम दोनों यहाँ इंसानों के बीच खुश हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है जो जंगल में रहती है। तुम जब भी मिलना चाहो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हो। मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सताऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसा सुहाना बारिश का मौसम, ये लंबी ओवरनाइट ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से कटने वाली है। और ये खूबसूरती ठीक मेरी आंखों के सामने। सचमुच ये यात्रा यादगार होने वाली है। मुझे इससे बात करनी है, पर शुरू कैसे करूं? सुनिए आप ठीक है, आप पहले कहिए। ना जी, आप। सॉरी, लेडीज फर्स्ट। ओके, मैं तो यही पूछने वाली थी कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। मैं बद्री स्टेशन पर उतरने वाली हूँ। वो सुबह 5 बजे लगने वाला है। सोच रही थी कि अगर मेरी आंख लग जाए तो क्या आप मुझे जगा देंगे? वाह, क्या बात है। मैं भी बद्री ही जा रहा हूँ। फिर तो ठीक है। हाँ, शायद आज रात हम दोनों में से किसी को नींद ही नहीं आएगी। आप अकेली यात्रा कर रही हो? हाँ, और आप? मैं भी। हाय, मेरा नाम आशुतोष है। और आपका? दिव्या। और कहिए आशुतोष, आपकी शादी हुई है? नहीं, क्या मैं इतना परेशान लगता हूँ आपको? और आपकी? हाँ, 100 साल पहले। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ? टिकट 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 टिकट। अरे डरो मत दिव्या, टीसी है, टिकट देखने आया है। लगता है तुमने टिकट बहुत पहले से बुक करा रखा था, दिव्या। हाँ, एक अरसा हो गया है अब तो। मतलब? सदियों से तरस गई थी कि इस तरह की ट्रेन में सफर करूं और कोई मुझसे बातें करे। और आपको क्या क्या पसंद है आशुतोष? मतलब हॉबीज? फुटबॉल खेलता हूँ। वैसे मैं पिक्चर भी बहुत देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। कैसी वाली किताबें? अब क्या बताऊँ, मुझे हॉरर की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। वाह, भूतों वाली कहानियां अब तो हमारी बहुत अच्छी जमने वाली है। मतलब मुझे भी हॉरर बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। सब लोग बच के रहना, बच के रहना।
ट्रेन में डायन घुस आई है। डायन? छोड़ो आशुतोष, वो लड़का शायद पागल होगा। ट्रेन में ऐसे पागल लोग घूमते रहते हैं। मगर उसने डायन कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसमें क्या डरना, मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। क्या यही वो डायन तो नहीं? क्या सोच रहे हो आशुतोष? इतनी ठंडी में भी तुम्हारा पसीना छूटने लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें अब सोना चाहिए, बहुत देर हो गई। लेकिन अभी तो 11 ही बजे हैं। नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना भी है। सपना था? आपको भी नींद नहीं आ रही टीसी सर? क्या हुआ? किसी ने उस लड़के को मारा। तुम यहाँ हो आशुतोष? तुम ही चीखे थे अभी, क्या हुआ? इसी ने, यही है वो टीसी सर, इसी ने इस लड़के को। मैंने क्या? तुमने उस लड़के को मार डाला और अब तुम मुझे भी मार डालोगी। तुम सबको खा जाओगी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो ये देखो। चीख क्यों रही हो? तुम ही ने इसे मारा है। तुम औरत नहीं, डायन हो। नहीं आशुतोष, डायन वो नहीं, मैं हूँ। नहीं। पर क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन ने मुझे वर्षों पहले कुचलकर मेरी जिंदगी ले ली थी। अब मैं इस ट्रेन में बैठे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। अब तो ये गई। क्या वो सच में? फिक्र मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा।